हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मतलब सीटेट का जीएस पेपर के पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कि हमारे सीटेट में किस तरह से जीएस के क्वेश्चंस आते हैं सोशल साइंस में। तो उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आज, है ना, कि कैसे 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 फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और ये जो है फुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। तो ज़्यादातर सीटेट में जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डील मतलब आता है ना। तो अगर यदि हम अभी से ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे और लगातार देखते रहेंगे तो एक जब तक आपका सीटेट का फॉर्म आएगा तब तक एक बेहतर तैयारी हो जाएगी हमारी, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और देखते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है ना। तो इसमें से कौन सा व्यापार जो है शब्दावली की व्याख्या करता है, तो कौन सा करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, है ना, कि एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है, क्या हम उसे उसे बाजार शब्दावली बोलेंगे, है ना। या फिर दूसरा है कि एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार करता हो, है ना। तो या फिर एक मॉल जो उत्पाद बेचता हो, इसे हम बोलेंगे। या फिर एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें वैसी जगह पे करना चाहिए जहां सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि ये 31-32 इसलिए हम दिए हैं क्योंकि 30 जो है फर्स्ट में पैडागोजीज होते हैं, है ना। उसके बाद जो है जीएस आता है, तो उसके बाद हम लोग 60 क्वेश्चन जो है इसको हम लोग डील करेंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन, है ना, कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है, तो कृषि तो प्राथमिक है ना। मछली पालन जो है ये भी प्राथमिक है, खनन भी हमारा प्राथमिक है। तो ये जो व्यापार जो है ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, जबकि ये तृतीयक आर्थिक गतिविधि है। और ये प्राथमिक आर्थिक गतिविधि जो है हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है हमारा, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये तृतीयक है और यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएचसी का क्या अर्थ है। पीएचसी का अर्थ क्या है, तो पीएचसी का अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ कोड, पब्लिक हेल्थ सेंटर्ड। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है हमारा सही हो जाएगा। इसका पीएचसी का फुल फॉर्म जो होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर होता है ना। नेक्स्ट है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजते हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में। तो दोपहर में क्या हो जाएगा कि मेनली होता है कि लंदन में जो है वो हमारा जो है वो 5 घंटा जो है वो बाद में चलता है ना, पीछे। तो अगर यदि वहाँ पे लंदन में 10 बज रहा होगा तो हम लोगों के यहाँ जो है कितना बजेगा, वो 3:30 बजेगा, है ना। नेक्स्ट है महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के अनुसार पर गलत है। तो महिलाओं के अधिकार के संबंध में कौन सा अनुच्छेद जो है वो गलत है ना, वो चूज करना है ना। तो फर्स्ट है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं, ये सही है। ये तो आए ही थे, ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गलत कौन सा है ना। तो नेक्स्ट है महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। हाँ, समर्थन तो हुआ था, ये भी नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है ना। तीसरा है महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। सराहा नहीं गया यानी कि यही गलत होगा, है ना। ये नेगेटिव दिखा रहा है और वही पूछ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
तो इसमें बोला जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर इसका सारांश तो नहीं आ पाया है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। उसके बाद 37 दिया हुआ है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाएगी? फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक या पदानुक्रमिक। तो इसमें जो है पितृसत्तात्मक जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है ना, कौन सा गलत है ना। तो राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति लिखी जाती थी, है ना। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, है ना। या फिर प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो जी नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा सही हो जाएगा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है? देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। जी नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद है, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। हाँ, ये हो सकता है ना। जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना। जी नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है, चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट होगा, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, है ना। तो ये है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय को वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया, है ना। तो कौन सा बनाया? रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, पत्रिकाएं। तो उस समय ज़्यादातर जो है वो पत्रिकाएं ही चलती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे, है ना। तो बंगाल में जो है शक्तिशाली बन रहे थे, उन्होंने करवाया था या कौन करवाया था, वो चीज़ है ना। तो देखते हैं। तो समय में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, है ना। तो ये तो नहीं होगा, है ना। परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं होगा, है ना। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मरानता घोषित करने तथा अनुयायियों बनने के लिए। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि उसमें शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था, दिखाया जाता था और अपने अनुयायी बनाने का प्रचलन था उस समय, है ना। और चौथा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए, है ना। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा ज़्यादा करेक्ट है ना। तो अब देखते हैं कि 42 नंबर है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे, है ना। तो किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। जी बिल्कुल नहीं। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। हाँ, ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते होंगे, बट ये ज़्यादा ऑप्शन में है ना, कि वो अपनी धार्मिक पाठों से श्लोक व वाक्य का प्रयोग करते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो हमारा ज़्यादा सही होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मिलान और सही विकल्प चुनिए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, कृषि जो है वो क्या है? कृषि जो है हो जाएगा हमारा कि कृषि में क्या क्या कार्य करते हैं। तो इसमें हो जाएगा फसल उगाना, खेती करना, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कृषि को हम सेकंड में मिलाएंगे, है ना। उसके बाद उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में क्या आ जाएगा? उद्यान यानी व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है ना।
तो इसमें आ जाएगा फूल फल और सब्जियां उगाना, तो ये आ जाएगा इसमें थर्ड में। उसके बाद मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन तो सिंपल सा है, मछली पालन है ना। उसके बाद द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती, लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है, तो इसका मतलब अंगूरों की खेती को द्राक्षा कृषि भी बोला जाता है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ज़्यादातर महाजनपदों को मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्ध और शक्तियों को प्रदर्शित करते थे, या फिर शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। हाँ, ये ज़्यादा सही हो सकता है ना। आगे देख लेते हैं। ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। उनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। जी बिल्कुल नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं कब वो उद्योग स्थापित करते हैं, तो वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं तब, या फिर कस्बे विकसित हो सके इसलिए व्यापार स्थापित करते हैं, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो इसलिए, या फिर वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो हमारा सही हो जाएगा। वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज लगाने के बाद कोई भी गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हमें कोई भी इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है ना। तो कौन सा कारण नहीं है, तो आइए देखते हैं, है ना। तो कौन सा कारण नहीं है, तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, है ना, ये तो नहीं हो सकता। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, है ना। या फिर नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, या नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जब ब्रिटिशर्स तो स्थानांतरित कृषकों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था, है ना। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, है ना, या फिर उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, या फिर बेरोजगारी थी या शोषण था। तो उनकी जो है गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, है ना, इसलिए वे स्थानांतरित हो रहे थे, है ना। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खालिस्तान के केंद्र के रूप में माना जाता था, है ना। क्या माना जाता था, सांस्कृतिक गतिविधियां, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा सही होगा, है ना, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियां थी, है ना, इसलिए मंदिरों को केंद्र माना जाता था, है ना। उसके बाद है, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। जो मोहम्मद गजनवी ने जो लूटपाट मचाया था उसका मुख्य कारण क्या था, है ना, सोमनाथ मंदिर को लूटने का, नष्ट करने का, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी। ये तो नहीं हो सकता, है ना। उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट है, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जी बिल्कुल नहीं, वे मंदिर को किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहता था। उसका मेन मकसद ही था, वो लूटने के लिए आया ही था भारत, है ना, और उसके बाद लूट करके वापस चला गया था, है ना। वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। ये तो बिल्कुल गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है ना। प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। जी बिल्कुल नहीं, है ना।
उसके बाद वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। हाँ, यही होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हमारा वो सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 51 से 53 में कुछ इसमें दिया गया है कि कैसे क्या उसका इसको पढ़ने के बाद ही उसका आंसर दे पाएंगे, है ना। तो बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद का ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना, इसलिए मैंने एज इट इज जैसा सीटेट में आता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं, है ना। तो उसमें दिया हुआ है कि 51 से 53 3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है ना। तो देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। एक चिट्ठी आपके नाम शायद अपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगती हो, है ना, इवन हमें भी लग सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ना, कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच से तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है ना, क्योंकि वे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहते हैं या उन्हें उतनी समझ नहीं होती है, इसीलिए उन्हें नागरिक शास्त्र जो है वो बोरिंग लगती है ना। जबकि वास्तविक स्थिति में यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीतिक में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है ना। वो उस समय उन्हें समझ नहीं आता, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं होते, है ना। तो आइए हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। तो 51 क्वेश्चन नंबर है कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है ना। तो किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तक में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार लिखी और प्रयोग में लाई जाती है ना। ये हाँ, ये भी हो सकता है ना। देखते हैं आगे क्या है। सामान्यतः विद्यालय शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति से संबंध है, ये तो नहीं होगा, है ना। विद्यालयों में नागरिक शास्त्र का शिक्षण निरस्त है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना, बाकी सब गलत है ना। नेक्स्ट है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नौरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना सकता है ना। तो नागरिक शास्त्र में जो पाठ्य पुस्तक है विषय हैं उसमें जीवंत बना सकता है या नहीं, है ना। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। पहला ऑप्शन है अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने, है ना, ये तो नहीं होगा, है ना। निरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या करना, ये भी नहीं होगा। निरस बातों को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते, है ना। थर्ड है कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता करना, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करना, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट है 53 नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है ना। तो सबसे बेहतर नागरिक शास्त्र शिक्षा के लिए कौन सा दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा बोला जा रहा है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है ना, ये हो सकता है। उसके बाद देखते हैं अगला, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ्य योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती है, हो सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इसके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का अवलोकनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है।
ये हो सकता है, देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षिका समस्त बातों को विस्तार से समझते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ाती है और विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है ना। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को युवा सांसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया था, है ना। तो किसे अपनाया था, तो देखते हैं, सर्वेक्षण करने की प्रथा, ये तो नहीं होगा। भू राजस्व संग्रहण करने की प्रथा, हाँ ये बिल्कुल सही, भू राजस्व वे करते थे कलेक्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा सही हो जाएगा। अब है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। जल संरक्षण के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। तो ये देखते हैं, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। हाँ सुधारा तो जा सकता है, ये तो सही है ना, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, गलत, है ना। पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, हाँ ये भी हो सकता है ना, ये सही है। स्प्रिंकल वाष्पीकरण को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करते हैं, है ना, ये हो सकता है ना। जल अनवीकरणीय संसाधन है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। इसका मतलब ऑप्शन यही सही है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है गलत, है ना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर है ना, 20 मीटर है ना। तो बोला जा रहा है मानचित्र दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, है ना, तो ये हो जाएगा 100, है ना, 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है ना। तो जो ब्रिटिशर्स ने जो है 3 भाग बांटे थे, इसका क्या आधार है ना। तो आइए देखते हैं, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी स्वरूप में लिखा गया है। उसके बाद ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। उसके बाद नेक्स्ट है, यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। उसके बाद है, औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है ना। तो इन सबसे उचित उपागम कौन सा है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है ना। ये तो हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास कराती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों को बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है ना। तो ये तो इससे ज़्यादा सही लग रहा है ना। आप आगे देख लेते हैं, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण करने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है ना। ये तो हो सकता है। शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकीकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए, है ना। तो ये हो सकता है, लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा करेक्ट है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब आगे देखते हैं,
नील खेती की दो मुख्य प्रणालियां थी। तो वो क्या क्या मुख्य प्रणालियां थी, है ना? तो वो थी निज और रैयती, खरीफ और रबी, निज और सीढ़ीनुमा खेती, निज और कीज। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निज और रैयती पर थी नील की खेती की मुख्य प्रणालियां, है ना? क्योंकि नील की खेती जो है रैयतों के पास से उगाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना? अब नेक्स्ट है कि अब फिर से आया, दो क्वेश्चन वैसा ही है। दिशा निर्देश के अनुसार ध्यानपूर्वक निम्नलिखित में से दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए, है ना? तो यहाँ बोला जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों में के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है ना, कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्रोत ये तो स्रोत है ना? तो बोला जा रहा है कि बच्चों को ये व्यर्थ है, सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है ना? तो आइए देखते हैं, है ना, इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है ना? तो नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है ना? तो आइए देखते हैं, है ना? प्राकृतिक विज्ञानों को विद्यालय पाठ्यचर्याओं में महत्व देने की आवश्यकता है। हाँ, ये तो देना ही है ना? उसके बाद है जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है ना? उसके बाद है चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है ना? ये तो नहीं होगा, है ना? उसके बाद है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साहित नहीं बनाता, है ना? तो यही तो मेन पॉइंट बोला जा रहा है कि बच्चे उत्साहित नहीं होते पढ़ने के लिए, है ना? और यही सारांश को डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा है ना? नेक्स्ट है कि उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है, यानी सोशल साइंस का संदर्भ क्या है ना? तो आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी, ऐसा अवधारणा है ना? तो ये हो सकता है सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है, ये तो नहीं होगा, है ना? सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जी, ये भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहाँ तो अनुपयोगी ही बता दिया जा रहा है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना? उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन कि आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो इसमें बोला जा रहा है कि कक्षा 8 में है और विविधता में एकता को आपको पढ़ाना है, तो आप इनमें से किस चीज़ को चुनेंगे, है ना? क्या करेंगे? पहला पॉइंट है कि विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना है। तो इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना बनाने से विविधता में एकता को तो डिफाइन नहीं करेगा, है ना? उसके बाद है कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, ये भी नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, है ना? उसके बाद है भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा वो सही हो जाएगा, है ना? क्योंकि हम विविधता में एकता को इसी से हम प्रकट कर सकते हैं। हमारे देश में नृत्य के विभिन्न प्रकार के फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, है ना? तो इससे जो है हमारा विविधता में एकता को मजबूती मिलेगी, है ना? अब आगे है NCERT की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम है। क्या उपागम है, आइए देखते हैं। तो पहला है पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, यह तो नहीं होगा, है ना? अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना, यह भी नहीं होगा। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और
कथाओं का प्रयोग करना, हाँ ये हो सकता है ना। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को प्रश्न का एक सही उत्तर देना, जी नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार को कारण होने वाला लाभ नहीं है ना। कौन सा जो है उच्च ज्वार को कारण होने वाला लाभ नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, हाँ विद्युत तो उत्पन्न की जा सकती है ना। पर्यटकों को लाने द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद है नौ संचालन सरल होता है, जी बिल्कुल नहीं। और मछली पकड़ने में सहायता होती है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा, तो पहला है कि महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है दूसरा, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। उसके बाद है भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। और नेक्स्ट है कि सभी संक्रमण रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य है, तो किस में ज़्यादा ये होगा, है ना। तो ये हमारा पहला में ज़्यादा होगा, क्योंकि महिला पर कार्य दोगुना बोझ का टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, तो उसका क्या क्या हो सकता है नहीं हो सकता, ये ज़्यादा गंभीर विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब है इसमें भी दिया गया है कि 67 और 68 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अवधारणा दिया गया, उनमें से उपागम पूछने का उसकी आदत है। इससे भारतीय समाज की वर्ष व्यवस्था में से उस संबंधित व्यक्ति को रखना है होता है। जाति पहचान के विषय को पूछने पर लोगों को बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब और जटिल होती जाई जब भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति को मिलने के यदि अपना उपनाम भी बता देता है, वह उसके जाति अथवा धर्म के विषय में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि को और यह नाराजगी उत्तर अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन के प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहलाती है कि यह उसके प्राथमिक सामाजिकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है ना। रोग नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या है, तो शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या है रोग नाराजगी के बारे में, तो देखते हैं। विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है, जी नहीं, है ना। इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िवादिताएं गलत है, नहीं है, ये भी नहीं होगा, है ना। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को जारी या कायम रखती है, हाँ ये हो सकता है ना। उसके बाद है सामाजिकरण की आवश्यकताओं को उजागर करती है, ये नहीं होगा, ये तो होगा लेकिन इससे ज़्यादा ये है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑप्शन है ना, तो इसीलिए थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद है प्राथमिक सामाजिकरण है, प्राथमिक सामाजिकरण हम किसे कहेंगे, है ना, तो देखते हैं। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना हो सकता है ना। किशोरावस्था के दौरान समाज से सोखना, ये तो नहीं होगा। याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना, ये भी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट जो हमारा करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि जो शुरुआत में जो है हम अपने परिवार और मित्र से ही सीखते हैं, है ना। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। सामाजिक निदानात्मक के वो जो है क्या सहायता करेगा, चलिए देखते हैं। 69 सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है ना, तो ये हो सकता है ना। पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करती है, ये तो नहीं होगा। उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, ये भी नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट है खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो खनन जो है
कि इसको प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है, यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट है, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। और नेक्स्ट है, यह कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। में भी इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि भूमि से जो और प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप में रखते हैं, है ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ जो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उत्तरवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। सही कारण नहीं बोला जा रहा है ना। तो आइए देखते हैं। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाहर में स्त्रियों को बाहर नहीं भेजा जाता था, है ना, इसीलिए। उसके बाद नेक्स्ट है, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। हाँ, ये हो सकता है नहीं, ये सही हो सकता है, लेकिन कारण नहीं पूछा है ना, तो ये नहीं होगा, है ना। उसके बाद है, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। ये भी गलत है ना, ये भी नहीं होगा। लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएंगे, है ना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक, हाँ ये तो खनिज नहीं है, ऑप्शन यही सही होगा हमको लगता है। गहनों में प्रयुक्त, ये सब नहीं होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। खनिज तो यही नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा अनुदेशात्मक क्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए, है ना। तो कौन सा नहीं होगा, तथ्यों का श्रुतलेख होगा, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन योजना। तो तथ्यों का श्रुतिलेख ही होगा, है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 74, सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। सामाजिक विज्ञान के विषय में कौन सा कथन गलत है ना। तो कौन सा गलत है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विविधता प्रति समान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है ना। ये हो सकता है, करता तो है ना। अच्छा, गलत पूछ रहा है ना, तो ये तो सही है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। यही सही हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव दे रहा है ना। तो उसके बाद है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। ये तो सही है, ये तो नहीं होगा, है ना। आर्थिक भौतिक राजनीतिक आयामों को लेकर समाज के विधियों को सरोकार शामिल होते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा वो सही होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि गलत पूछ रहा था, है ना। अब देखते हैं 75 नंबर, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता को अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। कौन सा नहीं करता है ना, शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता को अधिक बल देने में, है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता को सबसे कम होती है। तो यही हो जाएगा हमको लगता है, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है ना। आगे देखते हैं, न्याय कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान को शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक की न्याय नहीं है, ये तो नहीं होगा, है ना। चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण को प्रश्न शामिल करने चाहिए, ये भी नहीं होगा। भाषा प्रयोग और समृद्धि सामाजिक विज्ञान को, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट कौन सा करता है, ये देखते हैं। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हो सकता है ना। अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो नहीं होगा, है ना। थर्ड है, देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना, ये भी नहीं होगा, है ना।
उसके बाद है आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा, है ना। तो शिक्षिका जो है वो ये स्टेटमेंट दे रही है कि वह खानाबदोश की तरह हर 3 माह में वो अपना स्थान चेंज करे, तो वो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड है, यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं होगा। यह प्रश्न विद्यार्थियों को समझने में शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद है, यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि विद्यार्थियों किस तरह से जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है, जी नहीं ये तो नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे, है ना। लैंगिक भूमिका पर बल देते हुए आप किस बात पर बल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। उसके बाद है, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है, हो सकता है। उसके बाद है, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घरेलू कामों को उत्पाद के कार्य के रूप में ही देखा जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। तो कौन से आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे, तो फर्स्ट है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, उसके बाद है अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, बंद उत्तर वाले प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न जो है वो ज़्यादा चिंतन विकसित नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, क्या नहीं कहा जा सकता, है ना। तो सबसे पहले तो यह पूर्णतः गोल है, ये तो बिल्कुल नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है ना। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। स्थल मंडल की विशेषता नहीं है ना। तो कौन सी नहीं है, स्थल प्राकृतिक महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, जी नहीं। इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, तो जो है यही सही होगा, है ना, क्योंकि 97% जल जो है स्थल मंडल में ही पाया जाता है ना। उसके बाद है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मापदंडों में से एक नहीं है, है ना। तो कौन सा मापदंड नहीं है, है ना, धर्म, संपत्ति, लिंग या शिक्षा, क्या होगा। तो ये हो जाएगा लिंग पे आधारित था, है ना। आगे देखते हैं, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है, है ना। तो कौन सा नहीं है, जलचक्र, ज्वार भाटा, धाराएं, तरंगे। तो ये सब तो नहीं होगा, ये जलचक्र हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है,
तार्किक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। जी नहीं, ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये तो सही है ना। उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि यह नहीं पूछा जा रहा है ना। तो एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट है उन व्यक्तियों के घटना वृतांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, कब प्रभावित होती हैं? तो शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है, होती है ना। तो ये तो नहीं होगा। शिक्षिका गतिविधियां आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए कराती है, ये भी नहीं होगा, है ना। उसका विश्वास है कि गतिविधियां आधारित शिक्षा बच्चों को रोक अवधारणा समझने में मदद करती है, हाँ ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि बच्चों का जो डेवलपमेंट है उनके आधारित होना चाहिए, है ना, उनसे सीखते हैं बच्चे। तो ये तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब है माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है ना। तो कौन सा है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है संवेदनशील बनाने के लिए। दूसरा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों को मदद करता है, हो सकता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम परिचय हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सकें, है ना। हाँ ये हो सकता है ना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में मदद करता है, हाँ तो ये हो जाएगा सही, है ना। ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, ये तो नहीं होगा। उसके बाद है स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया था? स्वतंत्रता के बाद जो है किस समस्या से सामना नहीं किया गया था, है ना। तो राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, ये तो हुआ था। आर्थिक विकास हुआ था। पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा, ये तो बिल्कुल नहीं हुआ था, यही नहीं हुआ था। और यही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न को पाठ के अंतर्गत चर्चा के शीर्षक के अंतर्गत दिए गए आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है ना। इसकी सार्थकता क्या है तो आइए देखते हैं। साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिखते, है ना। उसके बाद है यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ किया जाए और विद्यार्थियों को अपने तर्क प्रस्तुत करें, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि विद्यार्थियों को इसमें एक्टिविटी प्रेजेंटेशन देना है ना, प्रेजेंट करना है, एक्टिव होना है ना। वे प्रश्न जिनके तथ्य शुद्ध उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, है ना। 89 है, 89 बोला जा रहा है लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है ना। कौन सी कथन सही नहीं है? यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता, गलत, ये तो नहीं होगा। यह किसान और शिल्पकारों के जैसे कई महासमूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है, तो ये भी तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद यह विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं बल्कि अनेक अतीत हैं, ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद यह पड़ोसी देश के अतीत के बारे में है, तो ये हो सकता है ना। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही करेक्ट होगा, है ना।
उसके बाद है आखिरी क्वेश्चन, है ना। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को गलत लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ना। तो कौन सा कथन है ये देखते हैं, है ना। यह उन्हें और अधिक धन देगा, जी बिल्कुल नहीं। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती थी, हो सकता है वे अपवित्र हो जाएंगी, ये तो गलत हो जाएगा। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 30 MCQs जो पेपर 2 में पूछे जाते हैं, SST का क्वेश्चंस थे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट आगे लेकर के और भी क्वेश्चंस इसी तरह से आएंगे, है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और बाकी नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।